23 में क्या था? मानव व्यापार यानी बालात श्रम, बालात श्रम ये जो था 23 में था। 24 में क्या था? 14 वर्ष से कम बच्चों को लिए कारखानों पर प्रतिबंध। 24 में क्या था? 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई थी। आर्टिकल 23 में क्या किया गया था? मानव व्यापार, बालात श्रम यानी जबरन मजदूरी, जबरन मजदूरी की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद आर्टिकल 25 में आए तो आर्टिकल 25 आपका क्या कहता है? प्रचार। 25 में प्रचार था। 26 में धार्मिक प्रबंधन, 26 में धार्मिक प्रबंधन। 27 में समुदाय की स्वतंत्रता क्या थी? 27 में संप्रदाय की स्वतंत्रता। 28 में क्या था? धार्मिक शिक्षा। 28 में क्या था? धार्मिक शिक्षा। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29 में क्या था? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण था। 30 में क्या था? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संरक्षण की स्वतंत्रता। 30 में क्या था? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संरक्षण की स्वतंत्रता। बात समझ रहे हैं? इसके बाद आर्टिकल आपका 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत था। किसके तहत था? 32 के तहत था। अब 32 संविधान भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी 32 को ही कहा है। संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? 32 को ही कहा है। बार बार नेट गड़बड़ कर रहा है, कर ले तू, कितना करेगा, कर ले। इसके बाद अंबेडकर ने इसे आत्मा कहा है। इसके बाद आर्टिकल हमारा 33 जो था उसमें संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। जबकि आर्टिकल 34 में संसद मार्शल के द्वारा, है ना, मार्शल के द्वारा 34 में और 35 में मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। 35 जो है संसद जो है मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात जो था वो 352 में है। राष्ट्रीय आपात जो था वो 52 में था, 352 में था। और 352 में राष्ट्रीय आपात था। इसके तहत 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद थे जिसपे राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता है। यानी अपराध का दोष और जीने का अधिकार, इन दोनों पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद में कुछ हमारे आर्टिकल ऐसे भी हैं जिनमें केवल भारतीयों का अधिकार था, विदेशियों का अधिकार नहीं था। तो वो याद होंगे आपको, 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो वही है जो शेष बचे आपके, वो सारे आर्टिकल जो ऐसे हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त है। बात समझ में आ गई यहां तक की? इसके बाद बात करेंगे कितने आर्टिकल हो गए? 35 हो गए। इसके बाद 36 से 51 आपके राजनीति निर्देशक तत्व चलते हैं। 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमारे संविधान में भाग 4 में शामिल हैं। भाग 4 में शामिल है 36 से 51 तक। 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। जबकि आर्टिकल 37 ऐसा हमारा अनुच्छेद है जिसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है आर्टिकल 39, नहीं 38 आता है। 38 आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना। 38 में क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की व्यवस्था आर्टिकल 38 में की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह की व्यवस्था 38 में की गई है। 37 में क्या है? न्यायालय में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, एकदम सुनते रहिए कान खोल के, क्या करूं मजबूरी है, ठीक है, इसलिए हम खुद ही रिवीजन करा रहा हूं, इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। कोशिश है एक हर तरीके से याद कराने की। बिल्कुल सही, अपने कमेंट भी करते रहिए, हमारी नजर आपकी कमेंट पर भी है और बोलने पर भी है, दोनों चीजों पर है। इसके बाद आर्टिकल जो है 39 में संसाधनों का उचित विवरण, यानी कि 39 जो था उसमें संसाधनों की व्यवस्था की गई, यानी स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन की व्यवस्था, समान कार्य और समान वेतन की व्यवस्था 39 में की गई है।
और इसके बाद 39 का जो था, 39 का है, उसमें क्या है, समान अवसर पर समान न्याय देने की व्यवस्था की गई है। समान अवसर पर समान न्याय देने की व्यवस्था 39 का में की गई है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, गुड गुड। इसके बाद 40 जो था उसमें पंचायत की व्यवस्था की गई है। 40 में पंचायत की व्यवस्था की गई है। 40 में क्या था, पंचायत था। 40 में पंचायत है। 41 में कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार। 42 में क्या था, दशा मानवीय होनी चाहिए, कार्य न्याय संगत होना चाहिए। 43 में निराह मजदूरी। 44 में समान संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। 46 में अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय 46 में किया गया है। 47 में मद्य निषेध, 47 में मद्य निषेध की व्यवस्था यानी नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की व्यवस्था 47 में की गई है। 48 में कृषि पशुपालन, 48 में कृषि पशुपालन, दुधारू पशु वो पर का प्रावधान किया गया है। 48 का में पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था की गई है। 48 का में पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था की गई है। 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक की व्यवस्था है। 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक की व्यवस्था है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है पृथककरण हुआ है। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि हुई है। इसके बाद आर्टिकल आता है 52। 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 में शक्ति है। 54 में निर्वाचन है ना। और 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग है। 60 में राष्ट्रपति शपथ ले सकता है। 72 में क्षमादान दे सकता है। 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। 85 में लोकसभा का विघटन करेगा। 85 में लोकसभा का विघटन करेगा। सुप्रीम कोर्ट से सलाह 143 के तहत ले सकता है कौन, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में शामिल है। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति का पद शामिल है। उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति तो 52 में है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद शामिल है। 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करने के लिए जो है उपराष्ट्रपति होता है, जिसका वर्णन 64 में किया गया है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 74 में क्या है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। जबकि 75 में उसका प्रधानमंत्री हेड होगा। 75 में क्या है, उसका प्रधानमंत्री हेड होगा। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। क्लियर है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, 87 में जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की व्यवस्था की गई है। बात समझ रहे, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की व्यवस्था 87 में की गई है। इसके बाद आर्टिकल 100 में 100 निर्णायक मत देने का अधिकार किसे, अध्यक्ष को। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार 100 में है। 105 में संसद का विशेषाधिकार, 105 में क्या है, संसद का विशेषाधिकार। 108 में संयुक्त अधिवेशन, 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था आर्टिकल 108 में की गई है। और इसे बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति, संसद को है कि राष्ट्रपति को है, शायद राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को ही होगी। इसको बुलाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। 110 में धन विधेयक है, 110 में धन विधेयक है। ठीक है, 110 में धन विधेयक है। 12 बजट, 112 में बजट है, 112 में बजट है। और 116 में लेखानुदान, 116 में लेखानुदान। और 117 में वित्त विधेयक, 117 में वित्त विधेयक की व्यवस्था की गई है। 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना या गठन किया गया है। 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का गठन या स्थापना की गई है।
125 में न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था है। 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था की गई है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होगी। 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की व्यवस्था जो है 131 में है। 137 में निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, 137 में निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श, 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं 143 के तहत। अच्छा, इसके बाद में भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत आता है। आर्टिकल 76 के तहत भारत का महान्यायवादी और भारत का महालेखा परीक्षक 148 के तहत, भारत का महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं वो 148 के तहत आता है। बहुत सुंदर, चलते रहिए, कमेंट बहुत सुंदर, एक्टिव होके बैठना है कल की भी क्लास में, ध्यान देना है आपको, ना तो इंसल्ट करवा दो। 149 में कर्तव्यवाद शक्तियां, 149 में कर्तव्यवाद शक्तियां हैं। 152 में परिभाषा है राज्यपाल की। 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 154 में राज्यपाल की शक्तियां, 154 में राज्यपाल की शक्तियां। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 158 में शर्तें और 159 में शपथ और 161 के तहत क्षमादान की शक्ति है। यानी राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति है वह 161 के तहत है। किसके तहत है? 161 के तहत है। जबकि राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त थी। राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त थी। 163 में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह और सहायता, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह और सहायता 163 से दे सकता है। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की व्यवस्था की गई है। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की व्यवस्था की गई है। 165 में महाधिवक्ता राज्य सरकार, महाधिवक्ता राज्य सरकार का। 168 में राज्यों के विधानमंडल का गठन, 168 में राज्यों के विधानमंडल का गठन। 170 में विधानसभाओं की संरचना, 170 में विधानसभाओं की संरचना। 171 में विधान परिषद की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। 219 में न्यायाधीशों द्वारा शपथ की व्यवस्था, 219 में न्यायाधीशों द्वारा शपथ की व्यवस्था की गई है। और 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। कल यहीं तक लिखाया होगा, यहीं तक लिखाया होगा, उच्च न्यायालय तक लिखाया था जी। आज बात करेंगे केंद्र और राज्य संबंध की, आज बात करेंगे केंद्र और राज्य संबंध की। केंद्र राज्य संबंध क्या है? केंद्र राज्य संबंध, देखिए भाई, केंद्र राज्य संबंध
आर्टिकल 249 कहता है राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। आर्टिकल 249 कहता है राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। 262 कहता है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्याय निर्णयन। 262 में क्या था? नदी जल विवाद। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जो था वो 262 के तहत है, याद हो जाएगा। इसके बाद 263 इसके जस्ट नीचे लगा है अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद। तो 262 और 63 एक ही साथ में दोनों याद कर लेंगे, दोनों एक साथ में ही याद कर लेंगे। यानी अंतरराज्यीय नदी जल विवाद 62 के तहत आता है, जबकि 263 में क्या था? परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। तो 262 नदी जल विवाद। 262 में क्या था? नदी जल विवाद था। 249 में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून की व्यवस्था 249 में की गई है। 249 में जो था वो राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून है। 262 में अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद, और उसके तुरंत 63 जो लगा हुआ है अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद की व्यवस्था जो है वो 263 के तहत की गई है। जबकि आर्टिकल नंबर 266 जो था उसमें भारत और राज्यों की संचित निधि। भारत और राज्यों की संचित निधि। भारत और राज्यों की संचित निधि की व्यवस्था 266 में की गई है। 266 में क्या है? भारत और राज्यों की संचित निधि। ठीक है, भारत और राज्यों की संचित निधि की व्यवस्था 266 में की गई है। जबकि 267 जस्ट इसके बाद लगा हुआ इसमें आकस्मिक निधि है। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि। तो 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि है और 267 में आकस्मिक निधि है। बात समझ गए? तो केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो आर्टिकल हैं वो याद रखना है। 249 में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा 249 के तहत। 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जिसका निर्णय लेना है। 263 में अंतरराज्यीय परिषद की व्यवस्था है। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि। भारत और राज्यों की संचित निधि की व्यवस्था 266 में की गई है। 267 में आकस्मिक निधि। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि है। जबकि आर्टिकल 280 जो है ये वित्त आयोग है। वित्त आयोग जो है वह 280 के तहत आता है। वित्त आयोग का गठन जो है वह 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
इसके बाद में इसमें देखना है आपको, वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कोई बताएगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कोई बताएगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? करों का निर्धारण, बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन होता है। केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच करों का निर्धारण, करों का निर्धारण या विभाजन, कुछ भी कह दें, विभाजन। तो 280 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत वित्त आयोग आता है। और वित्त आयोग जो होता है हमारे 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। इसमें जो है ये राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है। और इसमें केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन किया जाता है। करों का विभाजन किया जाता है। 280, 249 में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून है। 249 पर राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून की व्यवस्था की गई है। जबकि 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद है। इसके बाद में 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है। 266 में भारत और राज्यों के संचित निधि की व्यवस्था है। 267 में आकस्मिक निधि है। 280 में वित्त आयोग। अब वित्त आयोग जो है वो 5 वर्ष के लिए गठन होता है इसका, जो कि करता है अपना राष्ट्रपति। कौन करता है? अपना राष्ट्रपति करता है। और इसका मुख्य काम जो होता है वो केंद्र और राज्यों के करों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के करों के विभाजन के बारे में किया गया है। इसके बाद में अब यहां से हटा के यहां लिख देते हैं। 281 में वित्त आयोग की सिफारिश। 281 में वित्त आयोग की सिफारिश। सिफारिश 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। और 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। 293 में क्या है? 293 में है राज्यों द्वारा उधार लेना। राज्यों द्वारा उधार लेना 293 के तहत है। बात समझ गए? इसके बाद 312 अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा 312 में अखिल भारतीय सेवा, यह 3 प्रकार की होती है। अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार, कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। वह 3 प्रकार हैं। एक है IAS, एक होता है आपका IPS, और एक होता है IFS। इसको बोलते हैं IAS प्रशासनिक सेवा, इसको बोलते हैं पुलिस सेवा, इसको बोलते हैं पुलिस सेवा, और इसको बोलते हैं वन सेवा।
तो 312 अखिल भारतीय सेवा, जो कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा। वित्त आयोग की सिफारिशें 281 में, 280 में वित्त आयोग है, 262 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद की व्यवस्था की गई है, 263 में परिषद, और 266 में भारत और राज्यों के संचित निधि की व्यवस्था की गई है। एक और आर्टिकल लिखेंगे 315, लगा दो 315, जिसको बोलते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 के तहत आता है। आर्टिकल 315 के तहत आता है यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो यहां से इसको हटा सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लो। ले लिया? शॉर्ट स्क्रीन ले लिया इसका? साफ खूब अच्छा दिखाई पड़ रहा होगा। इतने आर्टिकल तैयार हो जाते हैं आपके। क्लियर? अब बात करते हैं आगे चल करके। अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग जो है, इस आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950, यानी जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था हमारे संविधान से केवल एक दिन पहले। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग बनाया गया, यानी संविधान लगने से जस्टिस एक दिन पहले। कितना दिन पहले? एक दिन पहले निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया था। इसके बाद में अगली हेडिंग रहेगी। अच्छा, निर्वाचन आयोग बताए तो है नहीं किस आर्टिकल में है। 324 में आता है निर्वाचन। आर्टिकल इसका 324 में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हेडिंग रहेगी आपकी एससी, एसटी, आंग्ल भारतीय। एससी, एसटी, आंग्ल भारतीय, जिसे एंग्लो इंडियन बोलते हैं। 330 लोकसभा में एससी एवं एसटी, एससी एवं एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था 330 लोकसभा में एससी एवं एसटी के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 331 में जो है वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व,
तो 330 में क्या है, लोकसभा में एससी एसटी को विशेष आरक्षण दिया गया है। 31 में लोकसभा में ही आंग्ल भारतीय जो इंग्लो इंडियन बोले जाते हैं उनकी व्यवस्था की गई है। जबकि उसी ये दो एक साथ याद कर लेना, 332 जब आया विधानसभा में एससी एसटी के लिए, अभी लोकसभा में था, अब विधानसभा में एससी एवं एसटी को आरक्षण। तो 332 में विधानसभा में, 330 में लोकसभा में था। 333 जो था वह विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का, विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का समुदाय प्रतिनिधित्व। तो 330 में लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण था। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था। 332 में भारतीय विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की व्यवस्था की गई और 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है। जबकि 335 आर्टिकल जो कहता है वह में है सेवाओं और पद पर एससी एसटी को विशेष आरक्षण। सेवाओं और पद पर एससी और एसटी को, एससी और एसटी को विशेष आरक्षण। सेवाओं और पद पर एससी और एसटी को विशेष आरक्षण की व्यवस्था 335 में की गई है। 338 के तहत एससी आयोग बनाया गया। 338 में क्या था, एससी आयोग। तो जब एससी आया तो फिर एसटी भी पीछे नहीं रहा, 338 में एसटी आयोग बना दिया गया। 338 में एसटी आयोग की व्यवस्था की गई। तो याप का फिर ओबीसी पीछे नहीं था, वह 340 में ओबीसी आयोग बना दिया गया। 340 में ओबीसी आयोग बना दिया गया। देखिए, निर्वाचन आयोग गठन 15 जनवरी 1950 में किया गया था इसका। 324 के तहत निर्वाचन आयोग आता है। 330 में लोकसभा में एसटी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था। 332 में विधानसभा में एसटी और एसटी, एससी और एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई और 33 में फिर विधानसभा में। तो 330 में लोकसभा, 330 और 31 में लोकसभा, 32 और 33 में विधानसभा। याद हो जाएंगे, 330 और 31 लोकसभा, एक बार एसटी एसटी, एक बार आंग्ल भारतीयों के लिए, इंग्लो इंडियन जिन्हें बुलाते हैं। 32-33 विधानसभा एससी के एसटी के लिए, इसके बाद इंग्लो इंडियन के लिए। इसके बाद 335 में सेवाओं और पद पर एससी और एसटी के लिए विशेष आरक्षण, यानी सेवाएं, पद, नौकरी जो है इनमें देखते हैं आप एससी एसटी को विशेष आरक्षण मिलता है, उसकी व्यवस्था की गई। इसके बाद 338 में केवल एससी आयोग बनाया गया। तीन सौ अड़तीस में एससी आयोग बनाया गया। 338 में एसटी आयोग, 338 ए में एसटी आयोग और 340 में ओबीसी आयोग का वर्णन किया गया। 340 में ओबीसी आयोग का वर्णन किया गया है। तो सभी छात्रों को आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी।
सभी छात्रों को कल एक बार फिर से हाजिर होना। तब तक के लिए गुरु कृपा परिवार की ओर से मैं सुनील कुमार सभी छात्रों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं।